हेलो बच्चा लोगों, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप सभी? आई होप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे और नए सेशन की तैयारी में एकदम बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ जुटे होंगे। तो पहली दो वीडियोस आई होप आप लोगों ने देख ली होंगी, जिसमें कि मैंने आप लोगों को बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाई थी। पहले मैंने आपको गुणा भाग जोड़ करना सिखाया था, दूसरे में मैंने थोड़ी सा अलजेब्रा मतलब कक्षा 8 तक की मैथ अभी पढ़ाई थी मैंने। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे वेक्टर। ठीक है, वेक्टर भी फिजिक्स पढ़ने के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट टूल है। ठीक है, मतलब रह रह कर क्योंकि आधी राशियां तो फिजिक्स में सदिश हैं, आधी अदिश हैं। तो जब जब सदिश राशियों की बारी आएगी तब तब वेक्टर याद आएगा हम लोगों को, है ना। वेक्टर अलग से कोई टॉपिक थोड़े ना होता है, वेक्टर कोई चीज थोड़े ना पढ़ने वाली। वेक्टर एक टूल है जो यूज करेंगे जब भी सदिश राशि मिले। बल मिल जाए, वेक्टर वाले सारे नियम वहां लग जाएंगे। त्वरण मिल जाए, वेक्टर वाले सारे नियम वहां लग जाएंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगी, वेक्टर वाले सारे नियम वहां लग जाएंगे। बलागुण मिल जाएगा, वैद्युत वेक्टर वाले सारे नियम वहां लगे। मतलब कोई भी ऐसी राशि जो सदिश है उसमें वो सारे नियम लगने वाले हैं जो हम यहां पर पढ़ने वाले, है ना। चिंता मत करिए, बहुत डिटेल नहीं वेक्टर पढ़ाने वाला मैं आपको, वो तो कक्षा 11 के फ्लेवर्स में है पूरा। यहाँ बहुत बेसिक बातें पढ़ाने वाला हूँ इसमें। ठीक है, छोटी छोटी बातें। ठीक, क्या क्या पढ़ाने वाला हूं मैं आपको, क्विकली जल्दी से देख लेते हैं। कंटेंट क्या है आज का? आज हम पढ़ने वाले हैं कि वेक्टर क्या होता है ना। सदिश राशियां क्या होती हैं। ठीक, फिर हम पढ़ने वाले हैं कि एकांक सदिश क्या होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है एकांक सदिश, है ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम जानेंगे सदिशों का हम परिणामी कैसे ज्ञात करते हैं, दो सदिशों का। फिर हम सदिशों को वियोजित कैसे करते हैं। ठीक है, और फिर हम वेक्टरों का सदिश गुणन और अदिश गुणन, इतनी चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं। 15-20 मिनट की आपकी वीडियो मुझे लगता है होगी मुश्किल से, है ना, जिसमें हम इन सारी चीजों का बेसिक जान लेंगे। जितना हमें यूज करना है फिजिक्स में, है ना, उतना ही तो पढ़ना है हमें केवल। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं पहला टॉपिक आज का, कि आखिर ये वेक्टर यानी सदिश होता क्या है। दो प्रकार की राशियां होती हैं। एक राशियों में केवल उनका मान बता दो चल जाता है, ठीक है, और एक राशि में मुझे दिशा बताना भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जैसे राम को श्याम के घर जाना है तो मैंने कहा राम एक काम करो, तुम 20 किलोमीटर चले जाओ, राम का घर मिल जाएगा। वो कहा ओके ओके सर, ओके सर, ओके सर। बाहर निकला। अब बाहर निकलते जैसी चौराहे पहुंचा, कहा तेरी यहां तो 4 रास्ता, मैं 20 किलोमीटर किधर जाऊं कि मुझे श्याम का घर मिल जाए। फंस गया मामला, है ना। फिर लौट गया मेरे पास, सर आपने तो बताया ही नहीं किधर जाना है 20 किलोमीटर। तुमको पगले, तुमको पूछना चाहिए ना, फिजिक्स के स्टूडेंट हो, सदिश राशि है, पूछना चाहिए तुमको। तुम्हें बताया कि इसको 20 किलोमीटर तुम्हें पूर्व दिशा में जाना है ना। एकदम सीधे चले जाना, सीधी रोड है, कहीं मुड़ना मुड़ना नहीं है। 20 किलोमीटर के बाद पूछ लेना, मिल जाएगा तुम्हें शाम। तुमने कहा ठीक सर, अब सही है, पहुंच जाएगा शाम का घर। लेकिन ऐसे तुक्का मारता था, बीच इधर जाता फिर लौट के आता, इधर जाता फिर लौट के आता, मतलब शाम का घर ढूंढना उसके लिए मुश्किल हो जाता। ठीक है, लेकिन अगर किसी ठेकेदार को रोड बनानी है, गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट मिला है, 72,000 करोड़ में रोड बनेगी इतने किलोमीटर की, ठीक है, तब रोड चाहे पूरब दिशा में बनाएगा, चाहे पश्चिम दिशा में बनाएगा, चाहे उत्तर दिशा में बनाएगा, रोड की कॉस्ट तो वही आने वाली है ना। यानी यहां पे किस दिशा में रोड बननी है इससे कोई मतलब अपने को नहीं है। कितनी लंबी रोड बननी तो लंबाई एक अदिश राशि हो गई, विस्थापन एक सदिश राशि हो गई, है ना। तो ऐसे ही हम बहुत सी राशियों का प्रयोग करते हैं पूरी फिजिक्स में, जिनमें से कुछ सदिश राशियां हैं, कुछ अदिश राशियां। सदिश राशियां हैं तो हमें सदिश के नियमों का प्रयोग करना पड़ता है। अदिश राशियां हैं तो सिंपल, हम जैसे मैथ जोड़ते घटाते अलजेब्राइक सम लेते हैं, 2+4 = 6, है ना, 4-2 = 2, बस सिंपल वैसे अदिश राशि में जोड़ डाल लेते हैं। उसमें अपने कोई टेंशन किसी बात की होती नहीं है ना। तो सदिश क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, समझ गए। ठीक है, बल, विस्थापन, वेग, भार, संवेग, आवेग, विद्युत क्षेत्र तीव्रता, बल आघूर्ण, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण, ये सारी चीजें क्या है, ये सबका सब सदिश राशि है। और जब भी सदिश राशि में बोलूंगा समझ जाना कि आज के लेक्चर जो पढ़ा है वो सारी चीजें वहां पर यूज होने वाली है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि आखिर एकांक सदिश क्या होता है। ये आपने कहा सर बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है इसका मैं आपको महत्व बताता हूं। ठीक है, जैसे हम लोग मैथ, वेक्टर भी एक मैथ ही है, ये फिजिक्स नहीं, ये मैथ है। इसको फिजिक्स में यूज किया जाता है एज अ टूल, इसलिए फिजिक्स में आपको पढ़ा दिया जाता है एक चैप्टर के रूप में। ये है पूरा मैथ,
है ना। जैसे कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, है ना। तो हम कहते हैं एक्स एक्सिस पे अगर हम कहीं पे लिख दिया हमने कि 2,3,4, तो इसका मतलब है एक्स अक्ष पे 2 इकाई चलना, वाई अक्ष पे 3 इकाई चलना और फिर 4 इकाई जेड अक्ष पे चले जाना, ये इसका मतलब होता है। ठीक है, इसी को लिखने का एक और तरीका होता है कि एक्स अक्ष के अंदर से मान लेते हैं एकांक सदिश आई कैप, है ना, वाई अक्ष अंदर मान लेते हैं जे कैप है और जे अक्ष मान लेते हैं के कैप है ना। वेक्टर को हम ऊपर तीर लगा कर प्रदर्शित करते हैं और एकांक वेक्टर को, एकांक सदिश को ऊपर टोपी लगा के, कैप लगा के प्रदर्शित करते हैं, है ना। वेक्टर का परिमाण कुछ भी हो सकता है, 8, 10, 15, 20, 25 कुछ भी हो सकता है, लेकिन एकांक सदिश का नाम ही एकांक सदिश इसलिए पड़ा है क्योंकि इसका जो परिमाण होता है ना, इसका जो परिमाण होता है वो 1 होता है ना। एकांक सदिश का जो परिमाण होता है वो कितना होता है, 1 होता है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एकांक मतलब एक, जिसका परिमाण एक हो। दिशा तो किधर भी हो सकती है, जैसे आई कैप का परिमाण एक, दिशा इधर है, जे कैप का परिमाण एक, दिशा इधर है, के कैप का परिमाण एक, दिशा इधर है ना। अब अगर मैं इसी को ऐसे लिख दूं 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, एक से गुणा करने में कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। आई कैप का परिमाण एक है, तो अगर मैं एक से गुणा कर दूं 2 में, तो 2 एक कम 2 ही तो रहेगा ना ये। लेकिन आई कैप एक दिशा लेके आती है अपने साथ, कौन वाली, एक्स अक्ष वाली। मतलब ये कह रहा है, इसका इस पूरे जो लिखा है इसका सेंस ये हुआ कि एक्स अक्ष की दिशा में 2 इकाई जाओ, है ना। इसका सेंस क्या हुआ, जे मतलब वाई अक्ष की दिशा में, जे का परिमाण एक है तो 3 एक कम तो 3 ही रहेगा, लेकिन दिशा आ गई जे कैप मतलब वाई दिशा में, तो वाई दिशा में कितना जाओ, 3 यूनिट जाओ, ठीक है, और जेड दिशा में कितना जाओ, 4 यूनिट जाओ। तो चाहे आप बिंदु P का निर्देशांक लिखो कि बिंदु P इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, चाहे आप इसी को इस तरह की वेक्टर P इक्वल टू इतना है, मतलब आप जिस भी बिंदु तक जाना चाहते हो उसका निर्देशांक ये है, और P कहलाता है स्थिति सदिश। क्या कहलाता है, स्थिति सदिश। स्थिति सदिश क्यों, मैं सिर्फ उतना बताऊंगा जितना हमको जरूरत पड़ने वाली है, फालतू एक वर्ड नहीं बताऊंगा, है ना। पढ़ाने को तो बहुत ढेर सारा कुछ वेक्टर में पढ़ाया जाता है, लेकिन अपने को स्थिति सदिश यूज होना है, अपने को एकांक सदिश यूज होना है। तो एकांक सदिश मैंने पहले ये बताया कि उसका एप्लीकेशन क्या है, बाद में मैंने उसको समझाया क्या होता है, क्योंकि एप्लीकेशन से ज्यादा हम समझ पाएंगे कि हम पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है। तो एकांक सदिश का प्रयोग करते हैं हम सिंपली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, मैथ्स को थोड़ा सा फिजिक्स की तरह देखने के लिए, ठीक है। आसानी से हम लोग फिजिक्स में वेक्टर की हेल्प से हम किसी भी बिंदु के स्थिति को प्रदर्शित कर सकते हैं स्थिति सदिश की हेल्प से, है ना। तो वेक्टर पी पर इतना लिखा है, मतलब 2 इकाई एक्स अक्ष दिशा में, 3 इकाई वाई दिशा में और 4 इकाई जेड दिशा में। इसका ये सिंपल सा मीनिंग होता है ना। कोई पूछे कि अगर इस डिस्टेंस को फाइंड करो कि मूल बिंदु से यहां से हम अगर चल के उस बिंदु तक पहुंचेंगे, पहले इधर जाएंगे फिर इधर जाएंगे फिर इधर आएंगे, तो ये जो बिंदु है वो इससे कितना दूर होगा, ये दूरी क्या होगी, ठीक है। तो अगर आप वेक्टर पी का परिमाण निकालना चाहते हो, कोई भी वेक्टर, मैं एक जनरलाइज फॉर्म में लिख देता हूं, अगर इस तरह प्रदर्शित है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, है ना, तो हम कह सकते हैं कि इसका जो परिमाण होगा, या इसको सिंपली ए से भी लिखते हैं, परिमाण मतलब उसका मान क्या है, यहां दिशा के साथ लिखा हुआ है। जैसे मैंने कहा कि 10 न्यूटन का बल लगाया गया, तब 10 न्यूटन का बल लगाया गया तो किधर लगाया गया नहीं पता है, तो उसका परिमाण 10 न्यूटन हो गया, है ना। लेकिन 10 न्यूटन का बल पूरब दिशा में लगाया गया, तो पूरब दिशा साथ में जुड़ गई, तो वेक्टर एफ हो गया, है ना। समझिएगा मेरी बात को, मैं लिख दूं अगर कि 10 एफ बराबर मैं लिख सकता हूं कि सर 10 न्यूटन का बल लगाया गया, ये एफ बराबर हो गया, क्योंकि दिशा कोई सेंस है ही नहीं इसमें। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि 10 न्यूटन का बल पूरब दिशा में लगाया गया, तो ये सदिश राशि है, मतलब ये पूरा वेक्टर का सेंस दे रहा है दिशा के साथ, तो मैं वेक्टर एफ लिख दूंगा। क्यों, क्योंकि दिशा बता कर रखा है किधर लगाया है, इसमें कल बल के बारे में बताया, कितना बल है 10 न्यूटन, किधर लगाया पता नहीं, है ना। मतलब लोगों को परिमाण तो पता है, मतलब अगर मान लो कोई मुझे, मान लो एग्जाम्पल के तौर पर एक ट्रक खड़ी है, वो पूरा पश्चिम दिशा में खड़ी है, अब उसको स्टार्ट करना है, धक्का देना है ना। तो अब मेरे को चाहिए एक आदमी जो कि 10 न्यूटन का बल लगा सके, ठीक है। तो मैं ऐसा आदमी थोड़ा ढूंढने जाऊंगा जो 10 न्यूटन पूरब दिशा में लगा सके। क्यों, क्योंकि कोई आदमी 10 न्यूटन बल लगा सकता है तो पूरब पश्चिम हर दिशा में लगा सकता है।
मुझे आप पूछोगे 10 न्यूटन बल तुम में से कौन लगा सकता है, 10 रुपए मिलेंगे। तो चंगू खड़ा हो गया, मैं लगाऊंगा 10 न्यूटन का बल, चलो मेरे साथ, मैंने कहा, है ना। मतलब नहीं किस दिशा में लगाना है, मजाक पूरब में लगवा लिया मैंने, है ना। तो केवल 10 न्यूटन की बात कर दी बस मैंने, ठीक है, पूरब से कोई मतलब नहीं था मुझे। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा हमें बल में दिशा बताने की आवश्यकता पड़े ही, कभी कभी बिना दिशा के भी काम चल जाता है ना। इस पेन को तोड़ने के लिए 20 न्यूटन का बल लगाना पड़ेगा, तो कोई दिशा नहीं ना, ऐसे तोड़ो ऐसे तोड़ो ऐसे तोड़ो ऐसे तोड़ो, 20 न्यूटन से बल टूट जाएगी पेन। बात समझ में आ रही है ना। तो जब केवल परिमाण बताते हैं तो वहां पे दिशा वेक्टर यूज नहीं करते हैं, और जब हम ये बताते हैं किधर लग रहा है तो वेक्टर यूज कर लेते हैं, है ना। यहां मैंने सिंपली अपने बोलचाल भाषा में दिशा लिख दी पूरब, और हम लोग जब इस मैथ्स में आते हैं तो इसी पूरब पश्चिम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस की हेल्प से आई कैप जे कैप और के कैप प्रदर्शित कर देते हैं। तो यहां पर जो एकांक सदिश का काम है वो क्या है, वो हमारी जो बोलचाल की भाषा है उसको फिजिक्स की भाषा में कन्वर्ट करने का काम एकांक सदिश करते हैं, है ना। एकांक सदिश की हेल्प से हम बता सकते हैं कि दिशा कौन सी है, क्योंकि इसका परिमाण तो एक होता है, जिससे गुणा कर देंगे वही इसका दिशा बन जाएगा, वही इसका परिमाण बन जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। एकांक सदिश क्लियर हो गया। तो इसका परिमाण कितना होता है, अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, है ना। तो इस तरह से हम किसी सदिश का परिमाण ज्ञात कर सकते हैं कि उसका मान क्या होने वाला है। बात समझ में आ रही है, क्लियर होगी आई थिंक सभी को बात। जैसे आपको एक कोई सदिश दे दे, आपसे कहे कि वेक्टर ए की वैल्यू जो है वो है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, तो बताओ कि इसका परिमाण क्या होगा, है ना। चाहे मॉड के अंदर वेक्टर लिख दे चाहे सिंपल ए लिख दे, तो आप कहोगे सर ये तो बहुत सिंपल है, अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, कितना आ जाएगा सर, 2 दूना 4 होता है, 3 त्रिक 9 होता है, 6 36 होता है। तो ए बराबर कितना आ जाएगा सर, अंडर रूट ऑफ 36 और 4 40 और 9 49, अरे वाह 7 का आ गया, मैंने इसे रैंडम लिखा था, कितना बढ़िया रूट निकला है ना। ठीक है, तो 7 आपका इसका परिमाण आ गया, बहुत सिंपल सी बात, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी सदिश का परिमाण ज्ञात कर सकते हैं जो एकांक सदिश के रूप में दिया गया है। और यहां इससे परिमाण क्या है, तो 10 न्यूटन है, चाहे यहां पहुंचा यहां पहुंच, फिर देख के बता सकते हो, जब इस रूप में दिया तब इस तरफ परिमाण कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। आई होप सभी को बात बढ़िया से समझ में आई होगी, ठीक है। ये बहुत यूजफुल है। इसके अलावा हमें वेक्टर में और क्या पढ़ना होता है, तो इसके अलावा हमें पढ़ना होता है वेक्टर में सदिशों का परिणामी हम कैसे ज्ञात करते हैं, है ना। तो कभी कभी होता क्या है कि जैसे अब वही ट्रक स्टार्ट नहीं हो रही थी, पकड़ लाया 10 मिनट वाला, चंगू आया दौड़ते दौड़ते, मैं लगाऊंगा बल, तो वो भाई साहब गए, खैर सब तो इधर से लगा ही रहे हैं, वो जा करके उल्टे से हम बल लगाने पड़ा, कुछ लोग इधर भी चाहिए होंगे, है ना, उतनी उतनी बुद्धि थी बेचारे, क्या ही करोगे, है ना। सब पीछे धक्का मार रहे हैं, आगे धक्का मारने लगे, सब एक ही तरफ मार रहे हैं धक्का, मैं इधर करता हूं, थोड़ा डाइवर्सिटी होनी चाहिए ना, सब एक ही काम करे जा रहे हो, कुछ अलग भी करो। जब उल्टा धक्का मारने लगा, अब लो भैया 10 रुपया सूद आया और मान ले 10 रुपए, तुमको 10 रुपए देंगे हम, और तुम सबका काम खराब कर रहे हो, ठीक है। तो उसको 10 रुपए नहीं मिलेगा, उसका 10 रुपए भी छीन लिया जाएगा, क्यों, काम खराब कर रहा है ना, परिणामी डिस्टर्ब कर दिया उसने, ठीक है। जो लोग मिलकर काम कर उनका काम भी खराब कर दिया उसने। यानी कि अपने को बल किस दिशा में लगा रहे हैं सब मिल करके, इस बात से फर्क पड़ता है। और सब मिल करके मतलब एक आदमी से कोई काम नहीं हो रहा, तभी तो सब आदमी मिलकर काम कर रहे हैं। यहां भी वही होता है, चाहे बल, यानी एक एग्जांपल लिया आपको समझाने के लिए, जरूरी नहीं कि हमेशा बल ही हो, है ना। वो कोई भी सदिश राशि हो सकती है, त्वरण हो सकता है, वेग हो सकता है, विस्थापन हो सकता है। कभी कभी हम एक दिशा में डायरेक्ट, कभी कभी हमेशा ही होता है, हम डायरेक्ट पहुंच पाते हैं क्या किसी स्थान पे, नहीं ना, हम जाते हैं ऐसे, फिर ऐसे मुड़ते हैं, फिर ऐसे मुड़ते हैं, फिर ऐसे मुड़ते हैं, फिर पहुंचते हैं, है ना। तो एक साथ कई सदिश प्रयोग करते हैं हम लोग, बात समझ में आई, ठीक है। तो एक सदिश से अगर काम ना हो रहा है, एक आदमी काम नहीं कर पा रहा, तो 2-3 आदमी बुलाते हैं, ठीक है, चलो सब मिलके काम करो, है ना। तो चंगू को भी लगा देते हैं काम पे, मंगू को भी लगा देते हैं काम पे। तो जब दोनों मिलकर काम करते हैं, ए और बी, ठीक है, मान लेते हैं दोनों, इसके बीच कोण कितना है, अल्फा, ठीक। तो दोनों मिलकर काम करेंगे तो इन दोनों का कुछ ना कुछ परिणामी आएगा जो इनके बीच में कहीं आएगा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं वेक्टर आर, रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। जब ए और बी को हमने काम पर लगाया, उनसे अकेले अकेले नहीं हो रहा, तुमने कहा एक काम करो, दोनों मिलके काम करो, तो ए और बी दोनों मिलकर के जो है वो काम करना स्टार्ट कर दिए।
ए इधर बी उधर, दोनों के बीच कोण अल्फा है। तो परिणामी का मतलब क्या हो, परिणामी का सेंस समझो। मुझे कोई काम कराना था, मैं लेने गया था मार्केट एक ही आदमी, मुझे एक आदमी मिला नहीं ढंग का जो काम अकेले कर सके, तो मैं एक की जगह दो लेकर के आया। मैं कहा चलो तुम अकेले नहीं कर पाओ, तुम दोनों चलो मेरे साथ, ठीक है। अब वो दोनों मिल करके वही काम करेंगे जो एक आदमी अकेला कर सकता था, जिसको मैं ढूंढने गया था वो मिल जाता मुझको, तो है ना। मान लो मुझे अपने घर के बाहर एक दीवार उठानी जितनी पड़ी, ठीक है। अब मुझे पता है एक मिस्त्री है जो कि 500 रुपये लेगा, दिन भर काम करेगा, मुझे नहीं आइडिया उतना, ठीक है। 1000 रुपये दे देते हैं, तुमको सब बहुत कम दे रहे हैं, तो 1000 रुपये लेगा, इतनी बड़ी दीवार दिन भर उठा देगा। मैं चौराहे पे गया, कहा आज सारे मिस्त्री तो काम पे चले गए, हम लोग थोड़ा थोड़ा काम जानते हैं, कर देंगे आप कहेंगे तो, लेकिन अकेले नहीं हो पाएगा। एक काम करिए, दोनों को लेते चलिए, हम लोग 500 बांट लेंगे। मैंने कहा चलो। यानी कि वो जो मिस्त्री नहीं मिला मुझको, अगर वो मिल जाता तो मेरा काम वो अकेले कर देता। वही तो है परिणामी दोनों का, है ना। वो नहीं मिला तो उसके स्थान पे जो मैं पकड़ के लाया वो काम करेगा, ठीक है। और जब वो काम करेगा तो दोनों का मिला करके उतना ही काम हो जितना कि परिणामी अकेले कर सकता था, है ना। परिणामी कैसे निकालते हैं, परिणामी आर बराबर क्या होता है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos अल्फा, ठीक है। ये दो सदिशों का क्या होता है, परिणामी होता है। दो सदिशों का परिणामी इस सूत्र की सहायता से हम निकाल लेते हैं। और परिणामी देखो बीच में तो कहीं ना कहीं आएगा, बट कहां आएगा, यहां आएगा। कैसे पता सर आपको, यहां भी आ सकता था, यहां भी आ सकता था, यहां भी आ सकता था। आपको कैसे पता कि वहीं पर आएगा, तो हमको पता नहीं, हम अंतरामी नहीं, हम मान लेते हैं थीटा कोण पर आएगा, है ना। तो सूत्र होता है परिणामी की दिशा निकालने का tan थीटा बराबर, क्या होता है सर, tan थीटा बराबर, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, tan थीटा बराबर जिससे कोण बनता है उसको आप अकेले रखेंगे। बहुत बच्चे भूल जाते हैं कहां ए होता है कहां बी होता है, क्योंकि हमेशा ए और बी नहीं मिलेगा, कहीं F1 F2 मिलेगा, R1 R2 मिलेगा, V1 V2 मिलेगा फिजिक्स में। तो ए बी कैसे ढूंढोगे तुम, तो मैं तुमको टिम्पल नहीं सर, सिंपल ट्रिक बताता हूं याद करने की, ठीक है। क्या, जिससे कोण बनता है वो अकेले होता है ना। तो कोण ए से बन रहा है तो ए अकेले रख देंगे, बाकी दोनों जगह आप कहोगे सर बी हो जाएगा। tan होता है साइन बटे कॉस, तो ऊपर साइन अल्फा नीचे कॉस, है ना। सूत्र याद रखने की ट्रिक, ठीक है। अगर यही कोण यहां की जगह यहां से बनाया होता, अगर मैं फाई बनाया होता, तो tan फाई क्या लिखते हैं आप खुद गेस कर लोगे। अब सर tan फाई क्या लिखेंगे सर, कोण किससे बन रहा है सर, कोण बन रहा है सर बी के साथ, तो बी को अकेले कर देंगे सर, है ना। बाकी दोनों जगह ए हो जाएगा सर, ठीक है। और tan होता है साइन बटे कॉस, तो यहां पे साइन अल्फा हो जाएगा सर, और यहां पे तो आप किसी से भी कोण निकाल सकते हो, किसी भी सदिश से, क्योंकि आपको सदिश सिर्फ पढ़ाया जाता है सदिश के रूप में, लेकिन यहां पे जब आप पढ़ोगे फिजिक्स में, जब घुसोगे तो कहीं आपको बल मिलेगा सदिश के रूप में, कहीं विस्थापन मिलेगा, कहीं त्वरण मिलेगा, कहीं वेग मिलेगा, कहीं आपको बलाघूर्ण मिलेगा, तो कहीं द्विध्रुव आघूर्ण मिलेगा, तो कहीं चुंबकीय आघूर्ण मिलेगा, है ना। अलग अलग राशियां मिलेंगी, तो वहां पे ए भी तो होगा नहीं, तो याद करके फॉर्मूला कैसे काम चलेगा, समझ के काम चलेगा ना, कि सर कैसे समझेंगे, जिससे कोण निकालना है उसको अपन को अकेले रखना है, जिससे कोण नहीं निकालना वो बाकी जगह डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। और tan बराबर साइन बटे कॉस, अल्फा बटे कॉस, है ना। एकदम सिंपल सी ट्रिक है, इस तरह से आप इस फॉर्मूले को याद रख सकते हो, और इस तरह हम दो सदिशों का परिणामी ज्ञात कर सकते हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर दो से ज्यादा सदिश आ गया तो क्या करेंगे, है ना। वो जब आएगा ना, मैं पहला चैप्टर पढ़ाऊंगा, बल का सवाल लगवाऊंगा, तो मैं वहां बताऊंगा। मैंने कहा ना हर चीज मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, बेसिक बता दिया मैंने ना, अब जितना यहाँ बताऊंगा ना इसी के हेल्प से वो भी हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा उसके लिए इंतजार करिए जब वो टॉपिक आएगा तो, ठीक है। सारा कुछ यही बता देंगे तो फिर यार मजा क्या रहेगा, ठीक है। अरे वियोजन वाली स्लाइड कहाँ गई, गुणन, अरे रे 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 रे, एक स्लाइड गायब हो गई, पता नहीं कैसे, पता नहीं कैसे गायब हो गई ये स्लाइड। अब गायब हो गई तो हो गई, मैं जो है काम करता हूं, मैं यही लिख देता हूं सदिशों का वियोजन, क्या लिख देता हूं, सदिशों का वियोजन, अपने स्लाइड बना लेता हूं, ठीक। सदिशों का वियोजन, ठीक है। अब वियोजन का मतलब क्या हुआ, वियोजन मतलब होता है कि एक आदमी काम कर रहा था, उसको मार के भगा दिया, उसके बाद दो आदमी ने काम पे लगा दिया,
है ना। वो मिस्त्री में ढूंढ लेने गया, उस दिन मुझको मिल गया था वो। एक दिन गया था नहीं मिला, मैं 2 पकड़ के लाया था। एक दिन गया मिस्त्री मिल गया मुझको, वो वही मिस्त्री मिल गया, है ना। उसको पकड़ लाया, वो काम करने लगा, ठीक है। एक तरफ दीवार उठ गई, मैंने यार दूसरे भी उठवा लेते हैं। दूसरे दिन गया तो वो आया ही नहीं। तब मैं उसके 2 आदमी पकड़ के ले आया। तो जब 2 लोगों का काम एक आदमी करता है तो उसको बोलते हैं परिणाम इन दोनों को मिला के अकेले कर रहा है। और जब एक आदमी का काम 2 लोग करते उसको बोलते हैं वियोजन। इनको बोलते हैं घटक हैं ये दोनों इसके, है ना। क्योंकि अकेले जो काम कर रहा है वही काम ये और ये मिलके कर रहे हैं, तो इनको बोलेंगे घटक। यानी कि पिछले स्लाइड में बात करूं अगर आपसे, तो आर क्या था, ए और बी का परिणाम ही था। तो इसको उल्टा भी कह सकते हैं कि ए और बी जो थे वो आर के घटक थे। क्या सर? ए और बी जो थे वो आर के घटक थे, क्योंकि आर की जगह ए और बी करेंगे या ए और बी जगह आर करेगा, है ना। जब ए और बी जगह आर करेगा तो आर को परिणामी कह देंगे, और जब आर की जगह ए और बी करेगा तो ए और बी घटक बोल देंगे। बहुत सिंपल सा है, ठीक है। और हमें फिजिक्स में जरूरत पड़ती है केवल 2 लंबवत दिशाओं में घटक ज्ञात करने की, है ना। केवल 2 लंबवत दिशाओं में हमें घटक ज्ञात करने की आवश्यकता पड़ती है। वैसे ज्ञात हम किसी भी दिशा में कर सकते हैं, वो सब मैथ वाले बच्चे जानते हैं, मतलब पढ़ेंगे, लेकिन बायो के बच्चों के लिए जरूरत नहीं, पढ़ाऊं कि मेरा मतलब कम है, ठीक है। तो हम मान लो कोई सदिश आपका लगा हुआ है इधर ए, ठीक है, और मैं चाह रहा हूं इसको हटा दूं, और इसकी जगह मैं चाह रहा हूं कि इसकी जगह इसके स्थान पे एक सदिश इधर लगा दूं, है ना, और इसके स्थान पे एक सदिश इधर ऊपर लगा दूं, है ना। इसको मैं हटाना चाहता हूं, मेरे को मजा नहीं आ रहा इसके काम से। मैंने कहा हटो, काम तो सही कर रहा है लेकिन आदमी ठीक नहीं है, बिना मतलब मुंह बाएं दिन तो बैठा रहता है ना। मैंने कहा इसको हटा देते हैं, इसकी जगह 2 लगा देते हैं, ठीक है। तो वो 2 कितने होने चाहिए, तो ध्यान रखिएगा। अगर मैं इससे कोण लिख रहा हूं, ध्यान देखिए, अगर मैं कोण इससे मान रहा हूं अल्फा, तो जिससे कोण बन रहा है उधर हो जाता है ए कॉस अल्फा। तो ए को हटा करके इधर क्या लगाना पड़ेगा, ए कॉस अल्फा, और इधर क्या लगाना पड़ेगा, ए साइन अल्फा। जिससे कोण बन रहा है उधर कॉस होता है और उसके लंबवत क्या होता है, साइन होता है। जिससे कोण बन रहा है उधर कॉस होता है और उसके लंबवत क्या होता है, साइन होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम घटक ज्ञात कर लेते हैं। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो कभी कभी हमें जरूरत पड़ेगी जब एक को हटा के 2 लगाना पड़ेगा, और कभी कभी ऐसी जरूरत पड़ेगी कि 2 को हटा के हमें 1 लगाना पड़ेगा। तो जब 2 को हटा करके 1 लगाएं, मतलब इन दोनों का ए परिणामी है और ए का ये दोनों घटक है ना। समझ में आ गया आपको, ठीक। जिससे कोण बन रहा है उधर कॉस होता है, उसके लंबवत क्या होता है, साइन होता है। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। मान लो कभी आपसे कह दिया कि यहां पर देखो स्लोप है और यहां पे ये कैसे रखा हुआ है, ठीक है, गुरुत्व त्वरण जी नीचे की ओर लग रहा है, तो अगर ये वाला कोण अल्फा हो, ठीक है, बताओ ये किस त्वरण से नीचे फिसलेगा। बस यही छोटा सवाल है। तो आप कहोगे सर जी नीचे की ओर ये अल्फा है, जिससे कोण बन रहा है उधर कॉस हो जाएगा, जी कॉस अल्फा, और इसके लंबवत यानी इधर की ओर क्या हो जाएगा, जी साइन अल्फा। तो नीचे किस त्वरण से फिसलेगा सर, जी साइन अल्फा। आपका आंसर हो गया। जेई में सवाल पूछ लेता है कभी, ठीक है। तो आपको ऐसे सवाल पूछेगा, कभी कभी इतने झंडू पूछ लेता है, बच्चा कहता है यार इतना आसान तो नहीं हो सकता, कुछ तो होगा इसमें, बिना टाइम वेस्ट कर देता है। कुछ सवाल बहुत ही बिलो लेवल के आते हैं, ठीक है। बट कभी कभी, हमेशा नहीं होता है सब, ठीक है। नीट वगैरह में पूछ लेता है, ठीक। तो घटक बहुत इजी समझना, कुछ इसमें है नहीं, और काम बहुत देता है अच्छे अच्छे सवालों को लगाने में, और डेरिवेशन तो स्पेशली काम आएगा ही आएगा। फिर सदिशों का गुणा पढ़ने वाले हम। सदिशों का गुणा मतलब जैसे 2 गुणे 4 होता है ना संख्याओं का, वैसे सदिश राशियों का भी गुणा होता है। सदिश राशियों का गुणा 2 प्रकार का होता है, एक सदिश गुणन, एक अदिश गुणन। अब ये कौन सा बवाल है सर, जब 2 सदिश राशियों को गुणा करने पर प्राप्त राशि सदिश मिले तो उसको बोलते हैं सदिश गुणन, और जब 2 सदिश राशियों को गुणा करने पर प्राप्त राशि अदिश मिले तो उसको बोलते हैं अदिश गुणन। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको, अगर हम बल और अभिलंबवत दूरी को गुणा करते हैं तो हमें मिलता है बल आघूर्ण, है ना। जैसे हम किसी स्थान पे किसी बिंदु पे ये आर दूरी पे यहां पे बल लगा रहे हैं, है ना, तो ये दूरी आर हो गई और ये बल हो गया,
तो ये अभी लंबवत दूरी को अगर मैं गुणा कर रहा हूं, ये दूरी r और बल को, और मुझे जो मिल रहा है वो सदिश राशि मिल रही है, इसको हम बोलते हैं सदिश गुणन, है ना। तो सदिश गुणन को हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं a क्रॉस b से, बीच में क्रॉस लगा तो सदिश गुणन, और इसका फॉर्मूला होता है a b साइन थीटा, जहां पे थीटा क्या है सर, थीटा मान लेते हैं कि ये a है और ये b है, तो a और b हमेशा लंबवत हो, जरूरी नहीं है इसकी तरह, कभी कभी लंबवत नहीं होते हैं और इनके बीच कोई कोण थीटा बन रहा होता है ना। तो a और b लंबवत हो जरूरी नहीं है, इनके बीच अगर कोई कोण बन रहा है तो हो जाता है a b साइन थीटा, और साथ में होता है n कैप। अब सर ये n कैप कौन सा बवाल है, आप नए नए बवाल लेके आते रहते हैं रोज, ये कौन सा नया बवाल लेकर के आए हैं n कैप। n कैप क्या है सर, ये n कैप होता है एकांक सदिश। एकांक सदिश क्या होता है सर, एकांक सदिश ये बताता है कि अगर हम दो सदिशों को गुणा करेंगे तो राशि मिलेगी वो सदिश मिलेगी, और सदिश राशि है तो मतलब उसमें कोई ना कोई दिशा होगी ना। तो इन दोनों के गुणनफल से जो राशि मिली है, मान लेते हैं कि जब a और b को जब गुणा करते हैं तो हमें मिलता है वेक्टर c। तो ये जो c हमको मिला है उसकी दिशा किधर होगी वो बताता है n कैप, है ना। किधर होता है n कैप, मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच के नियम से निकालते हैं हम, या सिंपल आप समझो कि a से b की ओर हाथ आपसे उंगलियों को घुमाओ, a से b की ओर घुमाओ, a से b की ओर, a से b की ओर घुमाओ, तो जो लंबवत दिशा निकल के आती है ना वो होता है a क्रॉस b की दिशा। तो यानी a क्रॉस b जो होगा ये a पर भी लंबवत होगा और ये b पर भी लंबवत होगा, ये आपका a क्रॉस b है ना, और यही आपका n कैप की दिशा है। ठीक है, ये कैसे बना आप समझ रहे हो, ये ऐसे बना हुआ है, एक a इधर है b उधर है और दोनों की लंबवत ऐसे ऊपर की ओर बनाया मैंने। थोड़ा इमेजिन करो दिखेगा आपको, ठीक है, इमेजिन करो आपको दिखेगा ये ठीक। तो a ऐसे है b ऐसे, तो a से b की ओर जाएगा ऊपर जाएगा। आपको अक्सर नीचे भी तो हो सकता था लंबवत, नहीं क्यों, क्योंकि नीचे के लिए b से a की ओर आना पड़ता। जब b से a की ओर आएंगे ना, जब b से a की ओर, तब अंगूठा नीचे जाएगा, यानी कि जो नीचे होगा वो b क्रॉस a होगा, a क्रॉस b नहीं होगा, है ना। ऊपर a क्रॉस b होगा, नीचे b क्रॉस a होगा। परिमाण दोनों का बराबर होगा, a b साइन थीटा, लेकिन एक की दिशा ऊपर एक की दिशा नीचे, दिशा दोनों की सेम नहीं होगी। बात समझ में आ रही है। और अगर यही वेक्टर a और वेक्टर b आपको, यही वेक्टर a और वेक्टर b आपको वेक्टर फॉर्म में दे दें, कैसे, ऐसे दे दें, वेक्टर a बराबर ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, और वेक्टर b का आपको दे दे bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप, है ना। और आपको यहां पे a क्रॉस b निकालना हो तो इसको सिंपली आप क्या करते हो, डिटरमिनेंट बना लेते हो, सारणिक बना लेते हो, i कैप j कैप k कैप। अगर a क्रॉस b निकालना है तो a वाला ऊपर b वाला नीचे, अगर b क्रॉस a निकालना है तो b वाला ऊपर a वाला नीचे। फिलहाल a क्रॉस b है तो पहले a का लिखेंगे, ax ay az, फिर bx by bz, है ना। अब इस सारणिक को हम हल कर लेंगे, जो आएगा भाई आपका आंसर हो जाएगा। आपको सर आप बता तो दिए सारणिक को हल कर लेंगे, लेकिन इस सारणिक को हम हल करते कैसे हैं ये भी बता दीजिए लगे हाथ। तो मैंने सोचा चलो बता ही देते हैं, क्यों कोई शिकायत का मौका छोड़े, है ना। जिसको नहीं पता वो जान ही लो इस सारणिक को कैसे हल करते हैं। अभी तो कॉपी किया था यार, अच्छा वहां कॉपी यहाँ पेश नहीं होगा, ये लफड़ा करेगा ये, फिर लिख दूंगा मेरे को क्या, आई कैप जे कैप के, है ना, ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड, ठीक है। क्या होगा बताओ, कैसे हल करते हैं, पहले आई कैप को लिखेंगे, पहला वाला लिखेंगे और इसको ढक देंगे, इसको ढक देंगे, आई कैप से इधर आई कैप ढक देंगे दोनों को, फिर ऐसे गुड़ा, इसको ऐसे गुड़ा, ऐसे ढक दिया, इसको ऐसे गुड़ा करो, ए वाई। आप कहो सर ये याद करना पड़ेगा, नहीं यार तरीका बता रहा हूं, इसका जब माइनस लगा ये कर दो, बी वाई ए जेड, है ना। फिर ये सिंबल चलता है, यहाँ पे प्लस का आई कैप है तो माइनस का जे कैप हो जाएगा, फिर इसको ढक देंगे,
इसको ढक देंगे और इसको गुणा करेंगे, ax bz, ax bz, इधर गुणा करेंगे bx az माइनस bx az, है ना, और फिर प्लस कर देंगे k कैप, ठीक है, तो ax by माइनस bx ay, ठीक है। तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे, ये तरीका है। एक एग्जांपल लेता हूं, ज्यादा और अच्छे समझाते हैं, काहे की जल्दी है, ठीक है। फिर तंग एग्जांपल में, मान लो वेक्टर ए बराबर आपको दे दिया 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, और वेक्टर बी बराबर आपको दे दिया i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। आपसे कह रहा है a क्रॉस b बताओ, है ना, a क्रॉस b बताओ। तो आप कहोगे बस इतनी सी बात, अभी कर देता हूं सर। a क्रॉस b बराबर क्या हो जाएगा बताओ, a क्रॉस b बराबर सर ऐसे लिखेंगे सर, अभी आपने बताया i कैप j कैप k कैप, फिर डंडी खींच दो ऐसे, फिर ऊपर वाला लिखेंगे, पहले a पहले ऊपर लिखेंगे 2 माइनस 3 और 4, है ना, नीचे लिखेंगे 1, भाई इसके क्वेश्चन तो 1 है, इसके क्वेश्चन तो 1 है, माइनस 1 और, ठीक है। तो a क्रॉस b कितना आ जाएगा बताओ, कितना आ जाएगा, पहले i कैप लिखेंगे मैंने कहा, फिर ब्रैकेट के अंदर इसका थोड़ा करो, 3 दूना 6 माइनस का 6, और बीच में माइनस ही लगता है हमेशा, 4 1 4 माइनस 4, तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, समझ गए, बीच में लगेगा माइनस, लेकिन जब गुणा करेंगे 4 1 4 माइनस 4 हो जाएगा। फिर माइनस का j कैप, ठीक है, माइनस का j कैप, फिर इसको ढक लेंगे, 2 दूना 4 माइनस 4 1 4, ठीक है। फिर प्लस का k कैप कर देंगे, इसको ढकेंगे, 2 1 2 माइनस का 2, माइनस लगाएंगे, 3 1 3 माइनस का 3, और माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा ये। तो आपका फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा a क्रॉस b इज इक्वल टू, आपको यहां से मिलेगा माइनस 6 प्लस 4 माइनस 2i कैप, 0 हो गया, ओहो, माइनस 0 j कैप, आप लिखो चाहे छोड़ भी सकते हो इसको, और हो जाएगा 3 में 2 गए, प्लस 1 k कैप, है ना। तो ये आपको a क्रॉस b निकल आया। अगर सवाल में आपसे कह देता a क्रॉस b नहीं चाहिए हमको, भाग जाओ यहां से, हमको चाहिए a क्रॉस b का परिमाण चाहिए हमको, तुम कहोगे हे कौन सी बड़ी बात है, अंडर रूट ऑफ i वाले का गुणांक माइनस 2 का स्क्वायर, j वाले का गुणांक प्लस माइनस 0 का स्क्वायर, अरे छोड़ दो, 0 है तो थोड़ी लिखना उसको, प्लस 1 का स्क्वायर, कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 0 प्लस 1 यानी कि अंडर रूट 5, ये आपका आंसर आ गया, है ना। तो आपसे चाहे एक क्रॉस भी पूछे, चाहे इसका परिमाण पूछे, आप निकाल सकते हो। और इसी के साथ कमाल की बात यह है कि मैं तुमको एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं कि तुम मुझे बी क्रॉस ए का परिणामी निकाल के बताना। अभी मैंने कहा था ना, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों का परिमाण तो सेम होता है, दिशा उल्टी हो जाती है, तुम निकाल के चेक करना। इसका मान तो 5 ही आएगा रूट में, लेकिन जब ये निकालोगे तो क्या फर्क है पता है, ये प्लस आएगा, ये प्लस आएगा, और ये माइनस आएगा, करके देख लेना, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो सदिश गुणन हो गया, ठीक है। नाउ अदिश गुणन की चर्चा कर लेते हैं। अदिश गुणन क्या होता है, अदिश गुणन, ठीक है। अदिश गुणन भैया किसे कहते हैं हम लोग, जब दो सदिशों का गुणा करने पे हमको अदिश राशि प्राप्त हो। जैसे मैंने पीछे बल और विस्थापन गुणा किया था, तो यहां पे हम बल और विस्थापन का ही गुणा करेंगे एग्जाम्पल में, लेकिन जब बल और विस्थापन गुणा करेंगे तो यहां मिलेगा कार्य हमको, कार्य का अदिश राशि। मतलब बल और विस्थापन पीछे भी गुणा किया लेकिन वहां सदिश राशि मिल गई, बल और विस्थापन यहां भी गुणा किया लेकिन यहां अदिश राशि मिल गई, है ना। तो दोनों में फर्क है, एक बार सदिश एक बार अदिश में, दोनों गुणा को अलग अलग पढ़ते हैं हम लोग, और इसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। सदिश गुणा बीच में क्रॉस लगाते हैं, अदिश गुणा बीच में क्या लगाते हैं, डॉट लगाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अदिश गुणन। कहां होता है, नेचर मैंने आपको दिखा दिया एग्जाम्पल। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सर, ए डॉट बी से अगर कोई अदिश राशि सदिश राशि है उसको हम गुणा कर रहे हैं तो मिलेगा हमको ए बी कॉस थीटा, ये इसका फॉर्मूला होता है। और मैं आपको बता दूं कि क्योंकि ये एक अदिश राशि, यहां एन कैप नहीं आएगा, क्यों, अदिश गुणन में परिणामी की कोई दिशा ही नहीं होती है, ये अदिश राशि है ना ये, इसलिए इसको अदिश गुणा कहा गया, क्योंकि इनका जो परिणामी प्राप्त होता है वो अदिश राशि होती है, इसलिए अदिश गुणा है। और अदिश गुणन में जो मिला हमको उसकी कोई दिशा नहीं होगी, इसलिए यहां कोई एन कैप झंझट नहीं, खत्म झंझट, ठीक है, बहुत सिंपल है, ठीक है।
और अगर ये आपको वेक्टर फॉर्म में दे दे, सर वेक्टर ए बराबर है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और वेक्टर बी बराबर आपको दे दिया बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, है ना, और कह दिया आपसे ए डॉट बी निकालो, आप कहना टेंशन नॉट सर, आई वाले का आई के साथ गुणा कर देंगे ए एक्स बी एक्स, बहुत आसान है। जे वाले के साथ गुणा कर देंगे ए वाई बी वाई, और के वाले के साथ तो ए जेड, है ना, सिंपल ए डॉट बी आ गया। ठीक है, इतना आसान ना ए डॉट बी निकालना, बहुत आसान है, ठीक है। और यहां जो ए डॉट बी निकल के आया है इसमें कोई दिशा तो है नहीं, दिशा की चर्चा तो यहां करनी ही नहीं अपने को, ठीक है। एग्जाम्पल तो अगर आप मान लो कहते एक बल लगा हुआ है 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप न्यूटन का बल लगा हुआ है, कितनी दूर लगा हुआ है, विस्थापन कितना है, ठीक है। अब लंबवत दूरी कितनी है सर, तो वो है i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, इतने मीटर पर लगा हुआ है सर, ठीक है। इतने मीटर तक खिसका करके ले गया उसको, बताओ कितना कार्य किया गया, तुमको वेरी सिंपल सर, इट्स वेरी सिंपल। क्या करेंगे, i का गुणांक यहां 1 है और यहां j गुणांक 1 है, तो i का i के साथ 2 एक कम 2, j के साथ 3 एक कम 3, के साथ -12, कितना आएगा 12 3 15 में से 2 गए, कितना आया माइनस का 13 जूल, है ना। कहीं दिशा तो है ही नहीं दिशा का कोई टेंशन है ही नहीं अपने, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अदिश गुणक, ठीक है, और इतना ही पूरी फिजिक्स में हमको यूज करना है फिलहाल, ठीक। तो आज की क्लास मुझे यहीं पर खत्म करनी पड़ेगी क्योंकि इतना ही था आपको पढ़ाने के लिए, ठीक है। और आप लोग इतना मन लगा के पढ़ रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक वाइक कर दिया करो, शेयर वेयर भी कर ही दिया करो दोस्तों के बीच में, ठीक है। थोड़ा बहुत हम लोग का भी मनोबल बढ़ जाता है, व्यूज आते हैं तो अच्छा लगता है, और कोई बात नहीं, ठीक है। और मिलता हूँ मैं नेक्स्ट टाइम पे आपसे, ग्राफ डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद मैं कैलकुलस की एक ऐसी जबरदस्त क्लास लेकर के आऊंगा, हमको पढ़ना थोड़ा सा ही कैलकुलस में, लेकिन पता है मैं आपको ना कैलकुलस की हिस्ट्री बताऊंगा, कि कैलकुलस का जन्म कैसे हुआ। कैलकुलस के जन्मदाता हमारे न्यूटन है, एक और थे लेबनीज, दोनों को माना जाता है, लेकिन न्यूटन को न्यूटन जानती है क्योंकि इनको ज्यादा क्रेडिट मिला, ठीक है। लेबनीज को कम लोग जानते हैं, बनाया दोनों था अपने अपनी जगह पे, ठीक है। सिखाऊं कहानी सुनाऊंगा आप लोगों को, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट 2 क्लासेस और कर लीजिए आप लोग, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी फिजिक्स की जर्नी धमाकेदार एकदम से। तब तक के लिए सभी को बाय बाय एंड गुड नाइट।